आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ के दिल की बात और मैं हूं खुराफात रिदन। देखिए, बड़ी दर्द भरी बात है, पर हमारे सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लोज रिलेटिव ऐसा हो या हमारा कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जिसकी बाईपास सर्जरी हुई। एंड वी ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये बाईपास सर्जरी होती क्या एग्जैक्टली? व्हाट इज अ ग्राफ्ट? आर देयर डिफरेंट वेज ऑफ ग्राफ्टिंग? कितना रिस्की होता है ये? टू आंसर दिस एंड मोर अबाउट CABG, यानी जिसे हम कैबेज भी कहते हैं एज इट्स कॉल्ड, एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ग्राफ्टिंग, आज हमारे साथ वी रियली ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर GK मनी, जो चेयरमैन है CTVS मैक्स हॉस्पिटल साकेत के। ही इज अ पद्मश्री अवार्डी। Dr. Ganesh K. Mani is a cardiothoracic and vascular surgeon with an experience of performing over 20,000 cardiac surgeries. He pioneered beating heart coronary artery bypass in Delhi in the year 2000. He is the recipient of National Citizens Award and National Excellence Award. In addition to coronary artery surgery, he has thousands of valve surgeries and congenital heart surgeries to his credit. आज हमारे साथ also we've got Dr. Ritvik Bhuyan, who's the Associate Director and in charge at CTVS Max Hospital, Patparganj. He's a cardiothoracic and vascular surgeon with 20 years of working experience in high-volume cardiothoracic centers in India and Australia. He has been associated with nearly 15,000 open heart procedures and independently performed about 4,500 complex open heart procedures. He has received many accolades for his remarkable work in the field. बहुत ही warm welcome आप दोनों को. It's really an honor sitting here in the midst of both of you. Thank you so much, Dr. साहब. डॉक्टर साहब, ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और इसके बारे में आम जनता को कई बार पता नहीं होता है. एक हवा सा बना हुआ है, एक डर सा बना हुआ है. ओपन हार्ट सर्जरी बोलते ही बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं, बहुत सारे डर आते हैं, इसलिए वो डर आज थोड़े निकालने की कोशिश रहेगी मेरी. तो पहला सवाल डॉक्टर मनी आपसे है कि व्हाट इज़ coronary artery bypass grafting and can cabbage be done through a keyhole cut? उसके थ्रू भी हो जाता है? पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी क्या होता है जी. ये हार्ट जो है ये 24 घंटे काम करता है एंड 365 days till the age the patient lives continuously without a break, and the only nutrient that is available is oxygen for it to beat. Okay. If you deprive the muscle of oxygen, it cannot beat. So as age advances, ये जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होते हैं ना, ये कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं. ये हार्ट की धमनियाँ हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, एथेरोमा बन जाता है, तो इसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं. ब्लॉकेजेस लाइक in a road if there is a traffic jam, so या इंटरसेक्शन होता है, क्रॉसिंग होता है, the traffic flow is not good, तो फ्लाईओवर बना देते हैं. So bypass surgery is nothing but a flyover. Now as far as bypass surgery is concerned, it has been done standard, normal, through a small sternotomy, incision in the middle of the chest or the breastbone. Yes, it can be done through a keyhole surgery, but that's a minority. It's still developing. We have not perfected the art. It is still in the process of research and evolution. और मगर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, की होल सर्जरी में एक या दो ग्राफ्ट कर सकते हैं. अच्छा. कई बार बाईपास सर्जरी में तीनों धमनियाँ ब्लॉक होती हैं और पेशेंट में नीड 4-5 ग्राफ्ट्स और इवन 6 ग्राफ्ट्स. दैट इज़ नॉट वेरी इजी विद अ की होल सर्जरी. डॉक्टर भैया, अगला सवाल आपसे है बाईपास सर्जरी के बारे में. जैसे मैं कह रहा था, देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ अराउंड इट, मे बी एंड मे बी वैलिड भी है, क्योंकि कई लोगों को लगता है बहुत पेनफुल है. तो पहली बात तो सर्जरी क्या बहुत पेनफुल होती है एंड हाउ रिस्की इज बाईपास? So first of all, any surgical procedure is painful. सारे प्रोसीड्यूर्स में थोड़ा सा पेन होता ही है. बाईपास में हम सर ने जैसे बोला, डॉक्टर मनी है जस्ट सेड दैट वी हैव टू कट द चेस्ट बोन, द ब्रेस्ट बोन. इसको काट के हमें करना पड़ता है. सो इट्स लाइक ए फ्रैक्चर इन अ बोन. ऐसे आपको कहीं भी फ्रैक्चर होता है हड्डियों में तो इट्स वेरी पेनफुल. सो इट्स ऑल्सो ए बोन एंड वी काट इट ओपन, सो डेफिनेटली देयर इज सम पेन. सो देयर इज़ लॉट ऑफ एडवांसेस. बहुत सारे एडवांसमेंट हुए लास्ट 10-15 साल में इन द पेन मैनेजमेंट ऑफ बाईपास. तो मैं सभी अपना श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगा कि अभी का जो बाईपास सर्जरी हम 2020 में जो कर रहे हैं या लास्ट 5 years में हम कर रहे हैं, सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रिडक्शन इन पेन. We want to take the patient through a very painless journey.
So our tagline is always like, if you do a bypass at this present state, we want to make painless, bloodless and scarless. So, but it is always very difficult to go through these taglines. But first of all, जो आपने पूछा pain, इसके लिए at present lot of patients we put something called an epidural catheter. ये हम पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में जो नस जाती है उसमें हम छोटा सा कैनुला लगा देते हैं, जिससे हम कंटिन्यूसली लगातार इनको पेन की दवाई दे सकते हैं. सो आफ्टर द सर्जरी समटाइम द एक्सपीरियंस इज सो गुड द पेशेंट समटाइम आस्क मी कि अब पूछते हैं कि सर्जरी मेरा कब हो गया सर. अच्छा. सो इट हैज़ कम टू दैट लेवल. सो मैं सोचता हूँ कि ये बोलना चाहूँगा कि पेन इज डेफिनेटली अ बिग कंसर्न इन दिस सर्जरी, बट वी हैव नाउ वेज टू रिड्यूस द पेन ऑलमोस्ट इन अ वेरी वेरी कंसिडरेबल वे. सेकेंडली बात करते रिस्क की, जो आप बता रहे हैं, बाईपास के रिस्क पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था. व्हेन एज डॉक्टर मानी हैज सीन द फेजेस ऑफ बाईपास सर्जरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड्स, एंड आई थिंक वी हैव रियली इवॉल्व्ड इन ए वेरी नाइस वे इन बाईपास ऑपरेशन. पहले हमारे जोक आते थे, बोलते थे कि बाईपास में तो बाई बाई होता है या तो सर्जरी होता है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. नाउ इट इज़ लिटली डिफरेंट. आई थिंक आई वुड से एनी स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो हमारे पास चल के आते हैं मरीज़, उनके रिस्क में 1% से ज़्यादा नहीं बोलूँगा. डेट मीन्स दिस इज सर्जरी एट दिस स्टेज. आज 2020 में मैं बोलना चाहूँगा प्राइड के साथ कि बाईपास सर्जरी कैन बी डन लाइक एनी अदर सर्जरी विथ 99% सक्सेस रेट. सो इट इज़ लाइक एनी अदर ऑपरेशन, जैसे कि गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन है, पथरी की ऑपरेशन है, गुर्दे की ऑपरेशन है, किडनी की ऑपरेशन. इट इज़ लाइक ए सेम थिंग. बाईपास ऑल्सो वी कैन डू इट विथ 99% सक्सेस रेट. सो वो जो एक ज़माना था जिसमें बहुत बोला जाता था कि बाईपास हो गया तो बहुत रिस्क है. सो आई वुड लाइक टू डिनाई दैट फैक्ट कि ऐसा नहीं है अभी. डेफिनेटली देयर आर सम बाईपासेस, देयर आर सम ऑपरेशंस इन हार्ट विच आर रिस्की, बट रूटीन जो बाईपास है, आम हम जो बाईपास करते हैं, दे आर नॉट दैट रिस्की. आई थिंक बहुत सब्जेक्टिव भी है, बिकॉज मुझे इससे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल द वे आई एम, मैं जब कभी डॉक्टर के पास जाता हूँ मेरा पूरा ट्रस्ट रहता है उनमें. तो अगर आप अपने डॉक्टर को बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको वैसी आधी चीज़ें पेनफुल लगती भी नहीं, आपको लगता है मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं. सो आई थिंक ऑल बॉल्स डाउन टू दैट ऑल्सो. सो डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले ग्राफ्ट की बात कही थी, तो पहली बात तो लेमन लैंग्वेज में आप थोड़ा बताइए कि ग्राफ्टिंग एक्जैक्टली क्या होती है. वेन ग्राफ्ट, आर्टीरियल ग्राफ्ट, मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में. ऑल्सो ये ग्राफ्ट्स नॉर्मली कितने टाइम तक रह जाती है? डू पीपल हैव टू कम बैक फॉर सर्जरी अगेन? There are two types of grafts. One is artery graft and one is venous graft. Venous graft came first. Venous graft, it was much easier to do. We removed a portion of a segment of a vein from the lower leg or upper thigh. जो हम वेन ग्राफ्ट शुरू में करते थे, it was much easier. Lord Effler and Dudley Johnson, they were the ones who started it. उन दिनों में हम हार्ट लंग मशीन यूज़ करते थे. हार्ट लंग मशीन यूज़ करके लेग में से वेन निकाल के उसको हम स्टिच करते थे, एक आयोटा में और एक बियॉन्ड द ऑब्स्ट्रक्शन. कोई प्रॉब्लम नहीं, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाता था, घर चला जाता था, ही वुडंट हैव एनी एंजाइना. बट देन वी रियलाइज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्राफ्ट में भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता. वही कोलेस्ट्रॉल जो कॉर्नरी आर्टरी के धमनियों में था, वही ये ग्राफ्ट में भी हो जाता है, और ये ग्राफ्ट भी बंद हो जाते हैं धीरे धीरे करके. 4-5 साल में पेशेंट में गेट ट्रबल, और मे बी सम लकी पीपल कैन लास्ट फॉर 10-15 years. बट देन द वेन ग्राफ्ट, बिकॉज दे आर यूज टू लोअर प्रेशर्स, दे कैन नॉट स्टैंड दिस हाई प्रेशर. पहले तो हम 30 मिलीमीटर मरकरी पे प्रेशर चल रहा आ रहा 40-50 साल. बाईपास के बाद में आपने उसमें 130 मिलीमीटर का प्रेशर डाल दिया, तो वो डिजेनरेट हो जाता है थोड़ा. वेरएज आर्टेरियल ग्राफ्ट जो होता है वो शुरू से ही इट इज़ टेकिंग 130-140 मिलीमीटर प्रेशर. तो हम आर्टेरियल ग्राफ्ट करने से वो इट लास्ट वेरी मच लॉन्गर. ओके. Basically, arterial grafts are taken from the chest itself. Okay. There are two arteries which are lying on the side of the sternum. They are called the internal thoracic artery और internal mammary artery. और आजकल की जो आधुनिक जो टेक्निक है, तरकीब जो है, उसमें हम ये आर्टरी ग्राफ्ट लेके इसी से हम उसको एक दूसरे से जोड़ के, मतलब इसको लीमा रीमा वाई बोलते हैं, उसको जोड़ के उसी से सारे हम ग्राफ्ट कर लेते हैं. तो क्या होता है कि यू आर सप्लाइंग ब्लड टू द ब्लॉक्ड आर्टरीज, बियॉन्ड द ब्लॉक्ड आर्टरीज एट अ प्रेशर ऑफ 130 थ्रू अ वेसल विच इज़ ऑल्सो यूज टू हाई प्रेशर. तो इसकी लॉन्जिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा है. पर भगवान ने भी क्या शरीर बनाया ना, मतलब
स्टेपनियाँ दे रखी वेन्स की भी, पैर में भी दे रखी, लीमा रीमा भी दे दिए, यहाँ नहीं तो यहाँ से जोड़ लो भाई साहब, क्या बात है, फैंटास्टिक। डॉक्टर बयान, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, क्योंकि हम इतनी बात करें ओपन हार्ट सर्जरीज की, तो बाईपास सर्जरी जब होती है तो क्या इज इट एज स्पेसिफिक की रिस्क कितना बढ़ जाता है, ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है, और नॉर्मली अब क्योंकि आपने कहा कि बहुत एडवांस्ड है 2020 में आके, रिकवरी टाइम कितना होता है? सो पहली बात तो ये है कि मैं ये बोलूँगा कि नाउ वी आर सीइंग ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट हु आर कमिंग टू अस आर दे आर अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल की उम्र से ज़्यादा आ रहा है। जी, जी, जी। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ, मेरा जैसे डॉक्टर मनी इज सेइंग कि ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग टाइम द पेशेंट यूज्ड टू कम टू अस बिटवीन 45, 55, 60 ईयर्स, बट अभी जैसे कि लोगों की डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है, लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो दे आर नॉट अफेक्टेड इन द अर्ली एज ग्रुप। सो नाउ वी हैव टू स्पेक्ट्रम्स, या तो दे आर कमिंग वेरी अर्ली लाइक 30 to 40 ईयर्स में आ जाते हैं, और वी आर नाउ हैविंग पेशेंट्स वेयर लाइक बियॉन्ड 60 और 70 ईयर्स ऑल्सो। सो पहली बात तो है कि एज रिलेटेड जो सर्जरी अपने पास आ रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इन दिस प्रेजेंट सिनारियो। नाउ कमिंग टू द रिस्क फैक्टर्स, पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, एज इज अ नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। या सो वी हैव सीन सम 45 जो लगता है 45 साल के जवान हैं, बट उसके जो हिम्मतें हैं अंदर, जो मानसिक जो संतुलन है, that may be weaker than a 75-year-old man, you know. So that is very important for his recovery, for his long term, you know, kind of जो lifestyle होते हैं। So मेरे ख्याल से अगर एक पेशेंट, एक मरीज अपने आप को सोशली और फिजिकली सपोर्ट कर पाते हैं, इज इंडिपेंडेंट सोशली एंड इंडिपेंडेंट फिजिकली, देन आई थिंक वी कैन कैरी ऑन द सर्जरी एट एनी एज ग्रुप। दैट इज माई मैसेज। Having said that, I would say in our country, especially where the secondary care is not very strong, जैसे कि वेस्टर्न जो विदेशों में होता है, अपने सर्जरी मेन हॉस्पिटल में करी, उसके बाद पेशेंट नर्सिंग होम में चला जाता है, फिर होम केयर नर्स के पास चले जाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर इन वेस्टर्न कंट्रीज, बट हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में एक ही केयर है, हॉस्पिटल है, उसके बाद घर है। सो घर की अगर सपोर्ट ठीक नहीं है, so I would say we should not do surgeries at a very high age group, like a very increased age group, like 70 or 80 years old. But if you have a good support system और patient is physically active, अपने आप सब कुछ करता है, कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ता है, तो the risk is not very high. To the extent कि we have done cases who are at 90 years also, even at 100 years also. There are some records, anecdotal reports. But I would say the average age of the people who are coming for bypass surgery has gone up from like 55 to around 65 years. Wonderful. Risk is almost same, but I would say the risk is mainly dependent on the physical activities and how socially and physically they are active again and again. So that is very important. If the patient is physically and mentally fit, I think age I would not see a big factor. डॉक्टर साहब, क्योंकि बड़ा रिस्क है, आपने कहा जैसे ऑपरेशन है, ठीक है, अब तो काफ़ी कम हो गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन फिर भी जब बाईपास सर्जरी हो जाती है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस कितने होते हैं मूवमेंट पे? कई लोग कहते हैं कि आपको ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, स्विमिंग मत करो, कोई एक्टिविटीज़ पे कुछ होता है कंट्रोल? Yes and no. For the first 2 weeks till the bone unites, we generally recommend them to take it easy, not do anything. कंप्लीट बेड रेस्ट? हाँ जी, कंप्लीट बेड रेस्ट? नहीं, बेड रेस्ट नहीं, you can walk around at the home. In fact, we get them out of bed on the second day. Oh, wow. Second day after surgery, in the ICU, we make them walk. अच्छा, So bed rest is not required. But yes, lifting heavy buckets जी, or going up 4 floors all of a sudden, these things we would like them to avoid in the initial 2-week period, right, during which they should be at home but not in bed. They should be up and about, preferably walking. जी, The rule is first week 1 kilometer, second week 2 kilometer, and so on and so forth, depending on the toleration. But what is important today is their management of diabetes, because diabetes and heart disease go together. जिसको diabetes अभी है उसको थोड़े दिन में heart disease हो जाएगा, जिसको heart disease अभी है उसको diabetes थोड़े दिन में हो जाएगा. So these are interrelated diseases. So management at home should be good control of diabetes. If diabetes is not controlled, अगर उसको sugars are running very high, फिर वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. So if they manage to control their diabetes and keep their insulin levels and sugar levels under control, they will be all right. There is not so much of a risk. जी, आप शायद कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं डॉक्टर? नहीं,
अच्छा, वो मक्खी ऐड कर रही है डॉक्टर साहब, इन्होंने डायबिटीज़ की बात की डॉक्टर मनी ने, तो डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं क्या उनका भी बाईपास किया जाता है या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है फिर? सो दैट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा एक खौफ है लोगों में। जैसे डॉक्टर मनी ने जस्ट सेड कि एक बीमार जो दूसरे बीमार के साथ एकदम इंटर रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज इन द लिटरेचर नाउ और इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड कि डायबिटीज़ में बाईपास सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पहली बात तो ये है, कोई आर्टरी किसी भी मरीज़ की, अगर आपकी किसी भी पेशेंट की अगर तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज है और उनके पास डायबिटीज़ है, सो ये देखा गया है लास्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस है सबकी और जो रिपोर्ट्स आए हैं, तो डायबिटीज़ में CVG इज़ द बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन। बेटर देन स्टेंटिंग आल्सो? यस, इट्स बेटर देन स्टेंटिंग इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म आउटकम, कितना दिन चलेंगे और फंक्शनल कैपेसिटी कितना अच्छे होंगे, आगे जाके हार्ट अटैक होंगे कि नहीं होंगे, आगे मरने का कितना चांस है, सारे पैरामीटर्स अगर देखा जाते हैं, सो CVG कम्स लॉन्ग वे बियॉन्ड स्टेंटिंग इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। सो एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्पेशली कि आजकल जो टेक्निक्स आ रहे हैं, वी आर वेरी कॉशियस दैट हम उन जो कट्स होते हैं उसमें हम बहुत ख्याल रखते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम कमिंग टू दिस पॉइंट नाउ दैट चेस्ट के लिए तो हमने जितना छोटा हो सकता है, जितना मिनिमली इन्वेसिव कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। नाउ कमिंग द लेग पार्ट, जो जहाँ से वेन निकालते हैं, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट वी आर यूजिंग नाउ इट इज समथिंग कॉल्ड एंडोस्कोपिक वेसल हार्वेस्ट। इट्स ए स्मॉल कट जस्ट नियर हियर, तो स्मॉल कट लाइक अब जो चीटियाँ कटिंग ऐसे इतना ही कट है, उससे अब सारे वेन निकाल लेते हैं हम, ताकि लॉन्ग पीस हो वेन वी टेक आउट लाइक दिस, वी डोंट कट द होल लेंथ ऑफ लेग। तो पहले क्या होता था, जो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि पेशेंट जब मेरे पास वापस आते हैं आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, दे डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स एक्सेप्ट द लेग। यही बोलेंगे डॉक्टर साहब यहाँ पे पेन हो रहा है, सूजन हो रहा है, नमनेस हो रही है। So to avoid that, this is like a boon for the patients nowadays, that if you use endoscopic vessel harvesting system, which is available readily with our nowadays, so that is a excellent technique to avoid pain and swelling in the legs. So diabetic में overall अगर diabetic control हम ठीक रखते हैं और timely diabetes की जांच करते हैं, take the advantage of the consultation for diabetic doctor, I think diabetes doesn't give any extra risk to the surgery. And in fact, I can again repeat कि diabetic is the best treatment, bypass is the best treatment for diabetic patients. जिनको थोड़ा नॉलेज कम है मेरी तरह, तो एंडोस्कोपिक वेसल हार्वेस्टिंग इसलिए कि एंडोस्कोपी क्योंकि एंडोस्कोपी की जा रही, छोटा बटन होल है, वेसल बिकॉज द वेन दैट इज बीइंग रिमूव फ्रॉम देयर इज द वेसल, एंड हार्वेस्ट उसको कहीं और किया जाएगा, कहीं और लगाया जाएगा, तो दैट्स व्हाई दैट्स व्हाट इज कॉल्ड। सर थैंक यू सो मच आप दोनों को। लेकिन जाते जाते एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर मनी, कि कैबेज के बाद कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज़्यादा होती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं, या धीरे धीरे करके नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं लोग? I mean there is no doubt that it is the process of coronary artery disease starts with cholesterol deposits. Correct. So अपने को कोलेस्ट्रॉल तो कम रखना ही चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मक्खन और घी खाते रहें और आप बोलें कि बाईपास हो गया अभी मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, वो गलत बात हो जाएगा। मगर what one should realize, which people don't realize, is they have to reduce carbohydrate also. बिकॉज आजकल जो थियरीज़ हैं कि अगर आप फैट्स कम लेंगे तो आपका लिवर जो है आपका कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर देगा। सो जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग फैट्स इज़ नॉट इनफ, इट्स रिस्ट्रिक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग आफ्टर बाईपास दैट वी नॉर्मली गिव देम इज़ 1 tablet of aspirin. Aspirin is an antiplatelet drug. It will prevent the graft from getting blocked. In addition to aspirin, we give a tablet of statin. Statin is something which lowers cholesterol. Even आपके कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से या फैट खाने की वजह से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उस स्टैटिन से वो थम जाएगा एंड इट विल रिमेन अंडर कंट्रोल। सो आई थिंक एस्पिरिन, स्टैटिन and normal activity. After 2 weeks we tell them to do whatever they were doing before, including swimming. One of my patients came back and told me that he's jumped from the parachute. Oh, wow. And that was within a month after his surgery. So it depends on the tolerance. Some people I operated, I will not name the person, I operated him and within 3 weeks he was on the metro pillar. In those times the metro pillar was being constructed, he was on top of that. So it depends on individual tolerance.
But as far as the recommendation of rest is concerned, it's only 2 weeks.